भाइयों और उनकी बहनों, आपका स्वागत है एक और कयामत वाली दुनिया की मसालेदार कहानी में। सभी लोगों को एक कयामत भरे सर्वाइवल गेम में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लोग सुपर पावर्स हासिल करने के लिए पागलों की तरह आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन हमारा एमसी ही अकेला ऐसा बंदा था जिसने सुपर पावर के बजाय अनलिमिटेड पैसा, असीमित धन चुना। ये देखकर हर कोई हंसने लगा और कहने लगा कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि इस कयामत की दुनिया में कैश की कोई कीमत नहीं होगी, ये सब रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा। लेकिन उन पागलों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि सुपर पावर्स वाले जीते जागते इंसान ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तभी सिस्टम का धमाकेदार अनाउंसमेंट गूंज उठा। हम 300 प्लेयर्स को सीधा गेम के अंदर उतार दिया गया था। सिस्टम ने समझाया कि असली दुनिया में हम सब असल में मर चुके थे। अब अपनी जिंदगी का दूसरा मौका पाने के लिए हमें इस कयामत के खेल में अंत तक जिंदा रहना होगा। फिर अगला चरण शुरू हुआ, हमारे शुरुआती आइटम्स चुनने का समय। एमसी ने शेल्फ पर रखे आइटम्स पर सरसरी नजर दौड़ाई। वहां ज्यादातर सुपर पावर्स का रैंडम मिक्सचर था। बाकी प्लेयर्स उन्हें हासिल करने के लिए पागलों की तरह झपट रहे थे, लेकिन हमारे एमसी ने सीधा लिस्ट के आखिरी पन्ने को पलटा। सबसे नीचे उसे एक सिक्का दिखाई दिया जिस पर लिखा था अनलिमिटेड वेल्थ, यानी अनगिनत धन। उसने बिना दोबारा सोचे तुरंत उसे झपट लिया। उसके साथ आए क्लास मॉनिटर वांग टैंग ने माइंड कंट्रोल दिमाग पर कब्जा करने की शक्ति चुनी थी। एमसी को वो सिक्का लेते देखकर वो खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाया। वांग टैंग हंसते हुए बोला, मार्क, क्या तुम सच में पैसे के लिए इतने बेताब हो? दुनिया खत्म होने वाली है, ये कैश तुम्हारे किस काम आएगा? इससे पहले कि एमसी कोई जवाब दे पाता, वांग टैंग क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान की तरफ मुड़ा। उसने लव पावर यानी प्यार की शक्ति चुनी थी। वो घमंड से बोली, मैं हर इंसान को अपने प्यार के जाल में गिरा सकती हूँ, यहां तक कि ज़ॉम्बीज भी मेरे हुस्न के दीवाने हो जाएंगे। सच्चे प्यार की सुरक्षा के साथ मैं तो यकीनन जिंदा बच जाऊंगी। जैसे ही सभी आइटम्स चुन लिए गए, सिस्टम फिर से गूंज उठा। सिस्टम ने हर किसी को अपनी क्षमताओं को ट्रेन करने और आने वाली जंग के लिए तैयार होने के लिए पूरे 1 साल का समय दिया। कयामत का मोड़ आधिकारिक तौर पर 12 महीनों में शुरू होने वाला था। इस खेल से सिर्फ एक ही विजेता बाहर निकल सकता था। केवल आखिरी सर्वाइवर ही महापुरस्कार पर अपना दावा ठोक सकता था। इस नियम को सुनते ही हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। जिन लोगों ने आपस में टीम बनाने की योजना बनाई थी, वे अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था। हमारे एमसी ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत वहां से निकल गया। उसने अपनी अपोकैलिप्स सर्वाइवल योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने दुनिया का नक्शा स्कैन किया और प्रशांत महासागर में एक अलग थलग टापू पर अपनी नजरें टिका दी। वो टापू किसी भी फॉल्ट लाइन पर नहीं था, तूफानी इलाकों से बाहर था, और वहां एक हवाई पट्टी बनाने के लिए प्राकृतिक समतल जमीन थी जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए पहाड़ थे। एमसी ने तुरंत $1 अरब लुटाए और उस पूरे टापू को खरीद लिया। उसने कैजुअली उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा और दुनिया के सामने दावा किया कि वो इसे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा है। उसने एक ही बार में 10 विशालकाय क्रूज शिप खरीदे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और भारी मशीनरी व बिल्डिंग मटेरियल टापू पर भिजवा दिया। एमसी ने अधिकारियों से कड़े कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट NDA साइन करवाए ताकि उन्हें भी न पता चले कि फ्यूचर आइलैंड असल में कहां स्थित है। जैसे ही क्रूज शिप फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, मजदूरों ने तुरंत एक काम चलाऊ हवाई पट्टी बनानी शुरू कर दी। फिर एमसी ने दुनिया भर से कंस्ट्रक्शन वर्करों को लाने के लिए 100 प्लेन किराए पर लिए। वे मजदूर दिन रात अपनी जान लगाकर काम करने लगे ताकि फ्यूचर आइलैंड को पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर पूरी तरह गुप्त रखा जा सके। हमारे एमसी ने सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए पहले से ही सिग्नल जैमर्स खरीद लिए थे और काम करने वाले सभी मजदूरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। उसने टापू पर 10 बेहद मजबूत और विशालकाय किले बनवाए। इन्हें बनाने में इस्तेमाल किया गया सारा सामान टॉप ग्रेड और उच्चतम स्टैंडर्ड का था, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे 12 तीव्रता वाले भयानक भूकंपों को भी आसानी से झेल सकें। हर एक किले के बाहरी हिस्से को पेड़ों और हरियाली से इस तरह छिपाया गया था कि ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट्स भी कुछ भी डिटेक्ट न कर सकें। लेकिन ये सब तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक छलावा था। असली कयामत का बंकर तो जमीन के गहराई में नीचे बना हुआ था। वो भूमिगत बंकर परमाणु हमलों और जैविक रासायनिक हमलों को भी आसानी से झेल सकता था। यहाँ तक कि जमीन में सुरंग बनाकर घुसने वाले ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर मोटी ठोस स्टील की दीवार को नहीं तोड़ सकते थे। जमीन के ऊपर बने किलों से सीधे नीचे जाने के लिए गुप्त रास्ते बनाए गए थे, लेकिन उन रास्तों को बेहद संकरा बनाया गया था ताकि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान घिसट कर निकल सके। अंदर का ढांचा किसी भूल भुलैया जैसा था। अगर कोई किस्मत से सही रास्ता ढूंढ भी लेता तो मुख्य दरवाजे से अंदर घुसने का मतलब ये नहीं था कि वो रास्ते में बिछे खतरनाक जाल और लेजर हथियारों से बच जाएगा। अगर एक रास्ता धमाके से उड़ भी जाता, तब भी एमसी जमीन के ऊपर वापस जाने के लिए दूसरे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल कर सकता था। कयामत की इस दुनिया में एनर्जी ही सब कुछ थी। बिजली की समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए उसने टापू पर पवन चक्कियां, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जनरेटर स्थापित करवाए। पानी की व्यवस्था भी बहुत आसान थी। उसने बारिश का पानी जमा करने वाले कलेक्टर्स और समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले सिस्टम लगाए। यहाँ तक कि जमीन के नीचे का गंदा पानी साफ करने वाले उपकरण भी लगाए गए जो कयामत की दुनिया के दूषित पानी को पीने योग्य बना सकते थे। इसके अलावा तुरंत हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेतुरा, अल्ट्रावायलेट
और केमिकल स्टरलाइजेशन के उपकरण भी लगाए गए थे। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम खास तौर पर बंकर के सीवेज को हैंडल करता था। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी दीवारों को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था और ब्लास्ट दरवाजे बंद होने पर पूरी तरह एयरटाइट सील हो जाते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बेहद ताकतवर था। एमसी ने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगवाए ताकि भूमिगत शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा मिलती रहे। उसने 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर भी स्टॉक करके रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर अगर बंकर को सील करना पड़े तो कोई दिक्कत न हो। उसने 12 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनवाए थे। अगर 1 या 2 खराब भी हो जाएं तो बाकी उनका काम संभाल सकते थे। हर कंपार्टमेंट का अपना अलग काम था। उनमें से 3 में ऑटोमेटेड फार्मिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो सब्जियां उगाने, मछलियां पालने और मुर्गियां रखने में सक्षम थीं। उसने 2 बड़े गोदामों में अगले 10 सालों तक चलने वाला राशन, दवाइयां, खाना और पानी जमा कर लिया था। जब भी कंस्ट्रक्शन वर्करों को उसकी इस तैयार पर शक होता, एमसी उनके मुंह पर ढेर सारे पैसे टिप में फेंक देता ताकि उनका मुंह बंद रहे। इसके बाद वो ईगल लैंड गया और भारी हथियार खरीदे, जिनमें मोबाइल, कॉम्बैट, रोबोट्स और जासूसी ड्रोन्स शामिल थे। और क्योंकि वो भारी रकम चुका रहा था, इसलिए उसने ब्लैक मार्केट के जरिए 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स परमाणु बम भी हासिल कर लिए। एक गुप्त खाड़ी में उसने अपनी न्यूक्लियर, सबमरीन और एक जेट छिपाकर रखा था। अंडरग्राउंड बंकर से एक सीधी सुरंग सबमरीन डॉक तक जाती थी। सुपर पावर वाले खिलाड़ियों को टापू तक पहुंचने से रोकने के लिए उसने टापू के चारों तरफ समुद्र में नुकीली चट्टानों और रीफ्स का जाल बिछा दिया था। अगर कोई भी बड़ा जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता तो वो उनसे टकराकर सीधा समुद्र की गहराइयों में डूब जाता। समुद्र तट के पास उसने पूरे तटीय इलाके में बिजली की बाड़ लगा दी थी और आसपास के पानी में उसने हर जगह बारूदी सुरंगें और विस्फोटक बिछा दिए थे। उसने टापू की तरफ आने वाली किसी भी चीज का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम भी लगाया ताकि समय रहते उसे नष्ट किया जा सके। संक्रमित पक्षियों को टापू पर उतरने से रोकने के लिए उसने आसमान में एक विशाल इलेक्ट्रिक ग्रिड बना दिया। सिर्फ 1 साल में टापू की सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से चालू हो गई थी। बेशक अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए उसने दुनिया भर में पर्यटन स्थल विकसित करने का एक बड़ा नाटक भी रचा ताकि बाकी प्लेयर्स को उसकी असली योजना की भनक तक न लगे। वे रिसॉर्ट्स असल में उसके बैकअप ठिकाने थे। वो बिना दोबारा ईंधन भरे सीधे वहां उड़कर जा सकता था। अधिकारियों और मजदूरों की आखिरी खेप को भेजने के बाद वो अकेला ही उस टापू पर बचा था। उसने एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी खरीद ली और अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को हमेशा चालू रखने के लिए कक्षा में 6000 से अधिक उपग्रहों पर कब्जा कर लिया। उस 1 साल के दौरान उसने दुनिया भर में एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां खरीदी। फिर आखिरी हफ्ते में उसने सभी जहाजों और विमानों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया जान गई कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने लंबी दूरी के परिवहन के साधनों को तबाह कर दिया है। आम लोग सोच रहे थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन सिर्फ प्लेयर्स ही असली माजरा समझ पा रहे थे। वे जानते थे कि यह ग्लोबल बिजनेसमैन भी उनका प्रतिद्वंद्वी था। तभी प्लेयर्स के चैट इंटरफेस में एक नोटिफिकेशन आया। वांग टैंग ने उससे पूछा, मार्क, वो बिजनेसमैन तुम ही हो ना? सिर्फ उसी ने उसे अनलिमिटेड वेल्थ चुनते हुए देखा था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 1 हफ्ते बाद कयामत आ ही गई। जो प्लेयर्स अपनी शक्तियों को अधिकतम सीमा तक बढ़ा चुके थे, वे हमले के लिए तैयार थे। सार्वजनिक स्क्रीन पर 300 प्लेयर्स के नाम और आईडी दिखाई दिए। वो 99वें नंबर पर था, वांग टैंग 100वें नंबर पर था और लियो रुयान 101वें नंबर पर थी। सिस्टम का ऐलान हुआ, ध्यान दें, कयामत की शुरुआत हो चुकी है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी जीवित न बच जाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कयामत की शुरुआत दुनिया भर में मूसलाधार बारिश से होगी। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश ने भारी बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन टापू छोटा होने के कारण 2 दिनों के बाद बादल छट गए। उसे तो अपने भूमिगत बंकर में छिपने तक की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाकी सुपर पावर वाले खिलाड़ी इस आफत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे भी इस दुनिया में खाली हाथ ही आए थे। पूरे साल वे पैसे कमाने के चक्कर में अपनी शक्तियों को ट्रेन करने में ही लगे रहे। उनकी हालत बेहद खराब थी और उन्होंने जो राशन जुटाया था वो ना के बराबर था। जिन कुछ खिलाड़ियों ने अपराध करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, वे किसी तरह एक विला हथियाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने बेसमेंट में एक शेल्टर बनाया था, लेकिन बाढ़ ने सबसे पहले उसी बेसमेंट को निशाना बनाया। उनका सारा सामान बर्बाद हो गया और पूरा विला पानी में डूब गया। कुछ खिलाड़ियों ने भूमिगत गैरेज में शेल्टर बनाए थे, वे भी पूरी तरह जलमग्न हो गए। ऊंची मंजिलों वाले शेल्टर फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड छिपने वाले खिलाड़ियों का राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा और हर कोई घबराने लगा। इस बीच हमारा एमसी अपने आलीशान रूम में सोफे पर बैठकर मजे से स्नैक्स चबा रहा था और स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीम करने वाला बंदा पर्दों के पीछे छिपा हुआ था और सड़क के पार वाली इमारत की सीक्रेट रिकॉर्डिंग कर रहा था, जहां एक खिलाड़ी राशन लूटने के लिए अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। स्ट्रीम करने वाला बंदा लाइव वीडियो में कहने लगा, भाई
ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स या कॉस्प्ले नहीं है, ये सचमुच एक सुपर पावर वाला इंसान है जो पहले हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, लेकिन अब ये आग की शक्तियों से दरवाजों को पिघलाकर लूटपाट कर रहा है। और ये उसकी 10वीं डकैती है। ये देखकर लाइव चैट मैसेजेस से भड़क उठी। तो क्या शक्तियों वाले लोग सच में असली हैं? क्या कयामत आ चुकी है? स्ट्रीमर ध्यान रखो, उस बिल्डिंग के साथ काम खत्म होते ही अगला नंबर तुम्हारी ही इमारत का होगा। क्या आग की शक्तियां भरोसेमंद हैं? तभी किसी खिलाड़ी ने पुलिस और एनपीसी को खबर कर दी और स्वैट कमांडोज की बचाव नावें पूरे कॉम्प्लेक्स को घेरने लगीं। हथियारों से लैस कमांडोज को देखकर स्ट्रीम करने वाले के हाथ डर और उत्तेजना से कांपने लगे। दोस्तों, मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने कोई ऐसी गोलीबारी और मुठभेड़ देख रहा हूँ। इस गार्ड की आग बेहद खतरनाक है। उसने सेकंडों में लोहे के गेट को पिघला दिया। स्वैट टीम इमारत के अंदर घुसी और जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। तभी अचानक एक शख्स छत से उड़ा और सीधे नीचे बाढ़ के भयानक पानी में जा गिरा। कुछ ही देर बाद ग्लोबल चैट में उस खिलाड़ी का नाम धुंधला यानी ग्रे पड़ गया, जिसका साफ मतलब था कि वो खिलाड़ी मारा जा चुका है। उसी वक्त चैट विंडो में वोंग टैंग का मैसेज आया, मार्क, चलो हम दोनों टीम बना लेते हैं। हम पुराने सहपाठी हैं और हमारे नंबर्स भी एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हैं। अगर हम मिलकर खेलेंगे तो यकीनन अंत तक जिंदा रहेंगे। वो बेशर्मी से लगातार वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेजता रहा, लेकिन एमसी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एमसी अच्छी तरह जानता था कि अगर वे दोनों आखिर में बचते तो वांग टैंग माइंड कंट्रोल की शक्ति से उसे मारकर अकेला जीत जाता। क्या वांग टैंग ने एमसी की बुद्धिमत्ता को कम समझा था या खुद की चालाकी को ज्यादा आंक लिया था? शहर में पानी और बिजली पूरी तरह कट चुके थे और राशन खत्म हो रहा था। 3 महीने की भयानक बाढ़ ने आम लोगों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया था। आखिरकार लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वे बदहवास होकर जोखिम उठाने लगे। चारों तरफ लूटपाट और दुकानों में आगजनी होने लगी। शक्तियों वाले खिलाड़ी भी भीड़ में घुल मिलकर जिंदा रहने का रास्ता तलाशने लगे, लेकिन वे अपनी शक्तियों को ज्यादा देर छिपा नहीं सके और उच्च अधिकारियों की नजर उन पर पड़ गई। अधिकारियों ने तुरंत सुपर पावर वाले खिलाड़ियों को पकड़कर रिसर्च लैब भेजने के कड़े आदेश जारी कर दिए। 1 महीने के भीतर 30 खिलाड़ियों के पकड़े जाने की लिस्ट पब्लिक स्क्रीन पर आ गई, जिससे सभी खिलाड़ियों में हड़कंप मच गया और वे डरे हुए परिंदों की तरह छिपने लगे। दूसरी तरफ हमारा एमसी एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। वो अपने आलीशान विला में ताज़ी सब्जियों का मुआयना करता, अपने मैंशन में बैठकर गेमिंग करता और स्विमिंग पूल का मजा लेता। फ्यूचर आइलैंड उसके लिए किसी स्वर्ग जैसा था और वो एक बेहतरीन लग्जरी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन अच्छी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं टिकती और आखिरकार एमसी को किसी ने बेच दिया। किसी ने वर्ल्ड चैट पर गुमनाम मैसेज पोस्ट कर दिया। 99 नंबर वाला प्लेयर दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसने कयामत आने से पहले ही ढेर सारे शेल्टर्स बना लिए हैं। 99 नंबर को ढूंढो और सब जिंदा बच जाओ। लंबे समय से शांत पड़ा। चैट बॉक्स अचानक धमाके के साथ फट पड़ा। 99 नंबर, बाहर आ और अपना चेहरा दिखा। तू अकेले मजे कर रहा है और हम सैकड़ों लोग यहाँ सड़ रहे हैं। ऐसा बंदा बेहद क्रूर और दुष्ट है। इसे खत्म कर दो। 99 को ढूंढो और अपनी जान बचाओ। सब मिलकर हमला करो। सभी खिलाड़ी पागलों की तरह हथियार उठाने लगे और उसे जिंदा नोच खाने पर आमादा हो गए। एमसी तो बस शांति से छिपकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने चैट पर उसे पुकार कर और चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। एमसी ने वर्ल्ड चैट में मैसेज भेजा, सब लोग शांत हो जाओ, मैं 99 नंबर प्लेयर हूँ। तुम्हें शरणगाह यानी शेल्टर्स चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 4 देशों में शेल्टर्स बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हॉर्न्स और कंगारू, और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही आ सकते हैं। मैंने दुनिया के नक्शे पर 4 जगह मार्क कर दी हैं। तुम 200 से ज्यादा लोग हो तो जाहिर है तुम सब वहां नहीं समा सकते। फिर भी मैं तुम्हें शेल्टर के पासवर्ड दे रहा हूं। जो पहले आएगा उसे पहले जगह मिलेगी। अब मेरे पीछे आना बंद करो। जैसे ही उसने पासवर्ड डाले सभी खिलाड़ियों में हड़कंप मच गया। जो पहले शेल्टर पहुंचेगा वही बाढ़ से जिंदा बचेगा। रातों रात कुछ खिलाड़ी शेल्टर पर पहुंच भी गए, जिनमें से ज्यादातर के पास स्पीड वाली शक्तियां थीं। शेल्टर ऊंचाई पर बना था, जो बाढ़ के पानी से पूरी तरह सुरक्षित था। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो उन्हें लगा जैसे वे स्वर्ग में आ गए हों। आखिर एमसी ने इन 4 शेल्टर्स को बेहद आलीशान बनाया था। वहां हर तरह की सुविधा मौजूद थी और फ्रीजर खाने पीने की चीजों से भरे पड़े थे। 58 नंबर वाले प्लेयर ने शेल्टर के अंदर से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और शेखी बघारने लगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि शेल्टर इतना शानदार होगा। पैसा सच में खुशियां खरीद सकता है। अंदर वे स्टेक और मटन खा रहे थे और रेड वाइन पी रहे थे। पूरी मेज बेहतरीन पकवानों से सजी हुई थी। 58 नंबर प्लेयर ने बताया कि अंदर 12 लोग पहले से मौजूद हैं और उन्होंने वोट करके ड्रैगन किंगडम शेल्टर को अंदर से लॉक कर दिया है। चूंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए अब किसी और को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी खिलाड़ी जो अभी भी रास्ते में बाढ़ से जूझ रहे थे, इस स्ट्रीम को देखकर पागलों की तरह भड़क उठे। शेल्टर के बाहर खिलाड़ियों का हुजूम उमड़ने लगा। बाढ़ में डूबने या भूख से मरने के बजाय वे इस आखिरी उम्मीद को छीनना चाहते थे।
जीने की जिद ने उन्हें बदहवास कर दिया था। वे रोते बिलखते अंदर बैठे लोगों से गिड़गिड़ाकर दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे, लेकिन अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने सब कुछ मजबूती से बंद कर दिया था। बाहर वाले चाहे जितना भी दरवाजों और दीवारों को पीटते या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते, वे सील किए गए प्रवेश द्वार को टस से मस नहीं कर सके। जब अंदर वाले जश्न मना रहे थे, तभी एमसी अचानक चैट में प्रकट हुआ और बोला, क्यों भाई, शेल्टर में तो 20 लोगों की जगह थी ना, क्या अभी 8 लोग और अंदर नहीं आ सकते? मेरे पास इस शेल्टर का एक ओवरराइड कोड यानी इमरजेंसी कोड है। दरवाजे लॉक होने के बावजूद मैं अंदर का रास्ता खोल सकता हूँ। इसका गुप्त दरवाजा दक्षिण पूर्व दिशा की दीवार के निचले हिस्से में मौजूद उस सजावटी ईंट के पीछे है। उसे घुमाओ और गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। बाहर खड़े खिलाड़ी पागलों की तरह उस गुप्त दरवाजे की तरफ लपके। उन्होंने उस पुरानी सजावटी ईंट को घुमाया और दीवार में एक असली गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। आखिरी 8 जगहों को हथियाने के लिए खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अंदर घुसने की होड़ मच गई। एक कमजोर दिखने वाली लड़की भीड़ में पीछे छूट रही थी। तभी अचानक उसकी बाहों से कटीली बेलें निकली और आगे भाग रही भीड़ पर तेजी से झपटी। उसने पलक झपकते ही ढेरों खिलाड़ियों को नीचे गिरा दिया, लेकिन ब्लेड एबिलिटी वाले एक खिलाड़ी ने तुरंत अपने पैरों में फौंसी बैलों को काटा, तेजी से घूमा और एक हवा का धारदार ब्लेड चलाकर उस लड़की का गला रेत दिया। वो ब्लेड वाला खिलाड़ी सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचा और पैड पर ओवरराइड कोड पंच करने लगा। कोड डालते ही लोहे का भारी भरकम दरवाजा झटके से खुल गया और पहला बंदा तो ऐसे अंदर भागा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ठीक उसी के पीछे एक और खिलाड़ी ने लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिराने वाली अपनी खतरनाक सुपर पावर का इस्तेमाल किया और दरवाजे के पास खड़ी पूरी की पूरी भीड़ को एक ही झटके में झुलसाकर जमीन पर बिछा दिया। फिर खुद फुर्ती से दरवाजे के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा अंदर जाने लगा, जमीन पर पड़े एक जख्मी और तड़पते हुए बंदे ने उसका पैर मजबूती से जकड़ लिया। उसने एक खौफनाक और दुष्ट स्माइल दी और अपने जहर से सने हुए नुकीले नाखून सीधे उसकी जांघ में ठोक दिए। वो जहरीला बंदा किसी तरह उठकर भागने ही वाला था कि तभी पीछे से एक रोबोटिक लोहे के मजबूत हाथ ने उसकी छाती को पीछे से फाड़ते हुए आर पार वार कर दिया। एक एक करके खिलाड़ी उस शेल्टर के मुख्य दरवाजे पर ही तड़प तड़प कर टपकने लगे। जिंदा रहने की अंधी हवस में लोगों ने अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा भी पूरी तरह बेच खाया था। इससे एक बात साफ थी, सिस्टम ने जो शक्तियां खिलाड़ियों को दी थीं, वे ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को आपस में ही कटवाकर खत्म करने के लिए दी थीं। अब शेल्टर के अंदर पहुंचे लोग भी सुकून से नहीं बैठ सकते थे। उनके पास सिर्फ तेजी से भागने की फुर्ती थी, पर असली युद्ध क्षमता या लड़ने का दम नहीं था। अगर वे दरवाजा बंद नहीं करते और बाहर के खूंखार और ताकतवर खिलाड़ी अंदर आ जाते, तो अंदर वालों का कचूमर निकल जाता। इसलिए अंदर घुसे ब्लेड और बिजली की पावर वाले बंदों ने तुरंत आपस में हाथ मिलाया और बाहर खड़े बेबस लोगों को ही अपनी शक्तियों से निपटाना शुरू कर दिया। उसी वक्त सार्वजनिक स्क्रीन पर मौतों का आंकड़ा रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर भागने लगा। खिलाड़ियों की लाशें बिछती चली गईं। इंसान का नेचर हर जगह एक जैसा ही होता है। बाकी तीनों शेल्टर्स में भी यही खूनी कत्लेआम मचा हुआ था। अपनी सर्विलांस स्क्रीन पर देखते हुए एमसी ने सोचा कि वोंग टैंग कहीं दिख क्यों नहीं रहा, पर फिर उसने सोचा कि वो चालाक बंदा भला किसी शेल्टर में क्यों जाएगा। तभी किस्मत से वोंग टैंग का सीधा वीडियो मैसेज स्क्रीन पर आ गया। वोंग टैंग रेड वाइन की चुस्की लेते हुए बड़े घमंड से बोला, मार्क, जरा हमारे तालमेल को देखो। बिना किसी गठबंधन के भी हमने क्या जोड़ी जमाई है। हम तो बने ही एक दूसरे के पार्टनर होने के लिए हैं। एमसी ने गंभीर और कड़क आवाज में कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी पहचान सार्वजनिक करके मुझे इस मुसीबत की आग में तुमने ही फंसाया था। वांग टैंग हंसते हुए बोला, अरे इतने गुस्सा क्यों होते हो भाई? अगर मैं वो प्लान नहीं बनाता तो हम इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ मौत के मुंह में कैसे भेजते? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे रास्ते का सारा कंपटीशन ही साफ कर दिया। जब वे बातें कर रहे थे तभी शेल्टर अपनी पूरी कैपेसिटी तक भर गया और उसके भारी दरवाजे अपने आप मजबूती से सील हो गए। बाहर खून की नदियां बह रही थीं और फंसे हुए लोग बेबस होकर तड़प रहे थे, जबकि अंदर पहुंचे लोग जाम टकराकर और लजीज खाना खाकर जश्न मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या भयानक कयामत आने वाली है। एमसी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई और वो वोंग टैंग से बोला, अफसोस की बात बस ये है कि तुम उस शेल्टर के अंदर नहीं हो। ये कहते ही एमसी ने अपने कंट्रोल पैनल का लाल बटन दबा दिया। एक ही पल में शेल्टर के अंदर और नीचे बिछाए गए हजारों टन बारूद में महाधमाका हो गया। उस भयानक महाविस्फोट की शॉकवेव ने शेल्टर के बाहर खड़े बचे कुचे खिलाड़ियों के भी परखच्चे उड़ा दिए। पल भर में 116 खिलाड़ी साफ हो गए और पूरे गेम में अब सिर्फ 91 लोग ही जिंदा बचे। काफी देर के सन्नाटे के बाद वांग टैंग का मैसेज आया, मान गए भाई, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। इस मदद के लिए थैंक्स, वरना इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। एमसी ने मन ही मन सोचा, बिना प्लेन या जहाज के जो ताकतवर खिलाड़ी फ्यूचर आइलैंड पहुंच सकते थे, उनका काम तो अब हमेशा के लिए तमाम हो गया। मैं पूरे 1 साल से इन सबको एक साथ साफ करने की प्लानिंग कर रहा था और वे शेल्टर्स ही आखिरकार इनकी कब्रगाह बन गए। इस भयंकर धमाके की खबर बाकी खिलाड़ियों को इतनी जल्दी नहीं थी, पर वोंग टैंग को तुरंत पता चल गया। यानी वो दूर से सब पर नजरों से पहरा दे रहा था। तभी सिस्टम से एमसी की स्क्रीन पर एक नया मैसेज मिला। सिस्टम से तुरंत मैसेज आया, बधाई हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किल्स हासिल करने पर आपको विशेष एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन देखते ही हमारे एमसी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई।
आखिर इस कयामत की दुनिया में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ही नियम चलता है। 4 महीने बीत गए, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और जमीन वापस बाहर दिखने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली और सोचा कि आफत टल गई है, पर वे बेखबर थे कि यह बाढ़ अपने साथ एक महामारी लेकर आई थी। पानी में मरे हुए सभी लोग अब खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। तभी आसमान में सिस्टम का नया ऐलान गूंजा, बधाई हो, पहले स्टेज अपोकैलिप्स फ्लड को 101 खिलाड़ियों ने पार कर लिया है। अब दूसरा स्टेज शुरू होता है, अपोकैलिप्स ज़ॉम्बीज। सुपर पावर वाले बचे कुचे खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनकी शक्तियों का दम दिखाने का समय आ गया है और वो 99 नंबर वाला सो कॉल्ड अमीर बंदा अब तो बिना शक्तियों के पक्का मरेगा। तभी लियू रुयान ने एमसी को प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, तुम्हारे पास तो कोई सुपर पावर नहीं है, तुम इस ज़ॉम्बी आफत में अकेले नहीं बच पाओगे। अगर तुम मुझे थोड़ा राशन और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं खुद आकर तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ। एमसी ने स्क्रीन पर देखकर धीरे से टाइप किया। लियू रुयान तुरंत बोली, मेरी शक्ति को कम मत समझो, मैं बाढ़ में अपनी इसी लव पावर की वजह से जिंदा बची हूँ। एमसी अच्छी तरह जानता था कि उसने पड़ोसियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे राशन ऐंठा था और रेस्क्यू बोट आने पर उन्हें लात मारकर सबसे पहले खुद भाग निकली थी। एमसी ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, माफ करना, मुझे तुम्हारे इस ऑफर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। एमसी ये भी समझ गया था कि लियू रुयान का यह जानना कि वो सबसे अमीर इंसान है कोई इत्तेफाक नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस पूरे महाद्वीप में तेजी से फैल गया। एमसी ने पहले ही प्लेन और जहाज तबाह कर दिए थे, जिससे प्रशांत द्वीपों और अंटार्कटिका तक वायरस पहुंचने के सारे रास्ते कट चुके थे। शुरुआती साधारण ज़ॉम्बीज से निपटना आसान था, लेकिन वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहा था, बिल्कुल जैसा एमसी ने सोचा था। समझदार और सुपर पावर वाले ज़ॉम्बीज चुपचाप सामने आने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी सुपर पावर वाले खिलाड़ी को खा लेता तो वो उसकी शक्तियां हासिल कर लेता था। खिलाड़ियों को समझ आ गया कि बिना गुट बनाए वे मारे जाएंगे, इसलिए वे बेस बनाकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगे। पर ये बेस सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि राशन और जिंदगी बचाने के लिए आपस में भी एक दूसरे का खून बहा रहे थे। ज़ॉम्बी वायरस से अपने आइलैंड को सुरक्षित रखने के लिए एमसी ने समुद्र में लोहे की मजबूत जालियां बिछा दी ताकि संक्रमित मछलियां फ्यूचर आइलैंड तक न पहुंच सकें। आसमान में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगा दिए गए ताकि पक्षी टापू पर न उतर सकें। धूप अब धुंधली पड़ने लगी थी। बारिश के दिनों में एमसी बाहर निकलने का खतरा नहीं उठाता था और अपने अंडरग्राउंड बंकर में ही छिपा रहता। जब मशीन से पानी टेस्ट करके पुष्टि हो जाती कि बारिश का पानी साफ है, तभी वो बाहर निकलने का जोखिम उठाता। जमीन पर नेटवर्क ठप थे और लोग मैसेज के लिए पुराने रेडियो का इस्तेमाल कर रहे थे, पर एमसी ने उस कबाड़ में समय नहीं गंवाया। हजारों सैटेलाइट्स के जरिए वो रियल टाइम में पूरी पृथ्वी पर नजर रखे हुए था। ठीक जैसा उसने अंदाजा लगाया था, पक्षी तेजी से वायरस फैला रहे थे। जब वायरस कमजोर द्वीपों पर पहुंचा तो पूरे टापू नरक बन गए और खिलाड़ियों की संख्या तेजी से गिरकर सिर्फ 35 रह गई। खिलाड़ियों की संख्या तेजी से गिरकर अब 30 पर आ पहुंची थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पक्षी फ्यूचर आइलैंड के समुद्र के ऊपर से उड़ा और सीधे सुरक्षा में लगी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड की तारों से जा टकराया। वो विशाल ज़ॉम्बी पक्षी कड़कती नीली बिजली के झटके से जलकर वहीं भस्म हो गया। लेकिन उस ज़ॉम्बी पक्षी का एक खतरनाक हरा जहरीला पंख ग्रिड के बीच बने छोटे से गैप से फिसलकर नीचे हवा में तैरने लगा। इससे पहले कि वो जहरीला पंख टापू की जमीन को छू पाता, नीचे तैनात रोबोटिक कुत्ते ने आग की भयंकर लपटें छोड़ी और उस पंख को हवा में ही जलाकर राख कर दिया। वो पक्षी यकीनन प्रशांत महासागर के किसी दूसरे द्वीप से उड़कर यहां तक पहुंचा था। उस दिन के बाद से पक्षियों के विशालकाय झुंड हर दिन फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे और वो इलेक्ट्रिक ग्रिड रोज हजारों पक्षियों की लाशों से ढक जाता। हमारे रोबोट्स दिन रात पूरे टापू पर गश्त करते, पक्षियों के शरीरों को जलाकर नष्ट करते और इलेक्ट्रिक ग्रिड को साफ रखने में लगे रहते। जब फ्यूचर आइलैंड जैसे सुरक्षित स्थान का यह हाल था तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि बाकी दुनिया में हालात कितने बदतर होंगे। एमसी ने समुद्र तट पर घूमना बंद कर दिया और हमेशा के लिए अपने बंकर में शिफ्ट हो गया। आज न्यू ईयर की रात थी, लेकिन कयामत की इस दुनिया में कोई भी जश्न मनाने के मूड में नहीं था, सिवाय हमारे एमसी के। वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यू ईयर डिनर का मजा ले रहा था और कयामत से पहले के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का पुराना प्रसारण देख रहा था। उसने अपने बीते दिनों के परिवार को याद किया, पर अब इस नई दुनिया में वो बिल्कुल अकेला बचा था। दिल में अजीब सा खालीपन महसूस होना स्वाभाविक था, पर उसे हर हाल में अंत तक टिके रहना था और आखिरी विजेता बनना था। एमसी ने अपने शानदार न्यू ईयर डिनर की फोटो खींची और उसे वोंग टैंग को मैसेज कर दिया। ठीक 1 मिनट बाद वोंग टैंग ने वो फोटो पूरे वर्ल्ड चैट पर पब्लिकली पोस्ट कर दी। फोटो देखते ही ग्लोबल चैट में बेबस खिलाड़ियों के गुस्से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ये 99 नंबर वाला बंदा यहाँ शाही पकवान उड़ा रहा है, हमें एक वक्त का गर्म खाना नसीब नहीं हो रहा और ये बंदा दावत कर रहा है। ज्यादा हवा में मत उड़ो, अगर तुम मिल गए तो जान से मार देंगे। एमसी को इन धमकियों से फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगर तुम मुझे ढूंढ सको तो। इसके बाद एमसी ने अपना कंप्यूटर खोला और बचे हुए 30 मुख्य खिलाड़ियों के प्रोफाइल स्क्रीन पर निकाल लिए। उन बेखबर खिलाड़ियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कयामत शुरू होने से पहले ही एमसी ने अपनी निगरानी का जाल पूरे ग्लोब पर बिछा दिया था। एमसी के भाड़े के सैनिकों ने दुनिया भर में खिलाड़ियों को ट्रैक करके उन पर लंबी सर्विलांस रखी हुई थी।
एमसी एक एक खिलाड़ी की खास शक्तियों, मानसिक स्थिति और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था। कयामत के बाद वे सैनिक एमसी के जुटाए गए राशन पर ही जिंदा रहे और वफादारी से उसी के लिए काम करते रहे। बदले में एमसी ने उनके लिए नया राशन अनलॉक कर दिया। आखिर इस तबाह दुनिया में खाना और दवाइयां ही सबसे कीमती करेंसी थीं। अब इस कयामत की दुनिया में 3 सबसे बड़े मुख्य गुट उभर कर सामने आ चुके थे। पहला गुट था मिलिट्री का, जिनके पास हथियारों का विशाल जखीरा और एक मजबूत अभेद्य बेस था। वांग टैंग ने अपनी माइंड कंट्रोल की शक्ति से सेना के बड़े जनरलों के दिमाग पर कब्जा करके पूरी मिलिट्री की कमान अपने हाथों में हथिया ली थी। दूसरा गुट था भयानक ज़ॉम्बीज का, जिसका एक बेहद शक्तिशाली ज़ॉम्बी किंग राजा बन चुका था। उस ज़ॉम्बी किंग ने खिलाड़ियों और इंसानों को मारकर शक्तियां हासिल की थीं और हमारी पुरानी लियू रुयान अपनी लव पावर के दम पर उस भयानक ज़ॉम्बी किंग की प्यारी संगिनी बनकर उसके सिंहासन के पास खड़ी थी। तीसरा गुट था खतरनाक गैंग्स का। महामारी फैलने से पहले ही 128 नंबर वाले खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे खतरनाक देश में कदम रखा था और अपनी लड़ाकू क्षमताओं से वहां के सारे गैंग्स को गुलाम बना लिया था। 128 नंबर के क्रूर नेतृत्व में वे गैंग्स आम नागरिकों को लूट लूट कर मजबूत होते चले गए। इस गेम में बचे हुए बाकी के सभी 26 खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं तीनों शक्तिशाली गुटों में से किसी न किसी में शामिल हो चुके थे। 128 नंबर का बंदा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को अपनी उंगलियों पर कंट्रोल कर सकता था, जो इस कयामत की दुनिया में एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली सुपर पावर थी। आमने सामने की सीधी फाइट में पूरी दुनिया का कोई भी प्लेयर उसे हराने का दम नहीं रखता था, लेकिन फिर भी गैंग्स का यह पूरा ग्रुप तीनों ताकतों में सबसे कमजोर माना जाता था। एमसी ने अपनी कंट्रोल स्क्रीन पर 128 नंबर के अवतार पर स्टाइलस पेन से टैप करते हुए ठंडे दिमाग से सोचा, सबके सफाई की शुरुआत तुझसे ही होगी। तभी कंट्रोल रूम में अचानक से सिस्टम का अलर्ट दोबारा गूंज उठा। बधाई हो, 30 खिलाड़ी अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। खेल की कठिनाई का स्तर अब बढ़ाया जाता है। अब आप तीसरे स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, द फ्रोजन कॉन्टिनेंट यानी महाशीतकाल। ये नया सिस्टम अलर्ट सुनते ही बाकी खिलाड़ियों का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और लोग घबराकर रोने चिल्लाने लगे। इस खौफनाक कयामत को शुरू हुए 1 साल और 5 महीने का लंबा समय बीत चुका था। हर किसी का राशन, पानी और जरूरी सामान पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब अगर बर्फानी युग की ये नई आफत आ गई तो इस धरती पर बचा कुचा हर एक इंसान जमकर तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी लियू रुयान ने एमसी को चुपके से एक प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, जरा अपना इनबॉक्स चेक करो। बहुत जल्द इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज ही जिंदा बचेंगे और उनके साथ मैं भी हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी। मुझे रिजेक्ट करने का अफसोस तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक रहेगा। इसके साथ ही उसने ज़ॉम्बी किंग की बाहों में चिपकी अपनी एक फोटो भी एमसी को भेज दी। फोटो देखते ही एमसी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो फिर मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को एक साथ ही ऊपर पहुंचा देता हूं। देखते ही देखते पूरे प्लेनेट पर भयंकर बर्फानी तूफान आ गया। यहाँ तक कि एमसी का फ्यूचर आइलैंड भी इस भयानक शीतकाल की चपेट में आ गया। भारी बर्फ के बोझ से हवा में लगा इलेक्ट्रिक ग्रिड टूट गया और विंड व टाइडल पावर प्लांट्स भी ठप हो गए। गनीमत थी कि एमसी के अंडरग्राउंड किले का बैकअप न्यूक्लियर पावर प्लांट सही सलामत चल रहा था, जिससे उसके बंकर की बिजली कभी नहीं गई। उधर कड़ाके की ठंड बढ़ते ही गैंग्स का ग्रुप सबसे पहले बिखरने लगा। आम नागरिकों से लूटा हुआ राशन पानी अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूखमरी और ठंड की वजह से उनके बीच अंदरूनी हिंसक झड़पें शुरू हो गईं और पावर्स वाले बंदे एक एक करके आपस में ही लड़कर मरने लगे। एमसी ने वर्ल्ड चैनल के जरिए सीधे 128 नंबर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। मैंने तुम्हारे इलाके में गुप्त जगहों पर ढेर सारा राशन गार्ड रखा है। अगर तुम उसे निकाल लेते हो तो इस बर्फानी आफत में आसानी से जिंदा बच जाओगे। 128 नंबर ने तुरंत शक जताते हुए रिप्लाई किया, तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? एमसी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उस ज़ॉम्बी किंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दो। मेरी साइंटिस्ट टीम ने ज़ॉम्बी क्यूर बना लिया है। इसे बस ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करना है और वे गायब हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मेरा कॉम्बैट स्टैट 0 है। 30 प्लेयर्स में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हम इंसान ठंड से डरते हैं पर ज़ॉम्बीज नहीं। ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी उनके जीतने के चांस बढ़ेंगे। फिर चाहे मेरे पास कितना भी राशन हो, एक दिन खत्म हो जाएगा और ज़ॉम्बी किंग के साथ बैठी 101 नंबर प्लेयर ही आखिरी विनर बन जाएगी। ज़ॉम्बी किंग को बिना इस दवा के कोई नहीं मार सकता। मेरे पास दवा है और तुम्हारे पास पावर, चल हाथ मिलाते हैं। उसका भरोसा जीतने के लिए एमसी ने अपने बंदों के जरिए दवा और राशन की एक बड़ी खेप 128 नंबर के अड्डे पर पहुंचा दी। गैंग ने जंजीरों में जकड़े एक ज़ॉम्बी पर उस दवा को स्प्रे करके टेस्ट किया। दवा छिड़कते ही वो ज़ॉम्बी दर्द से चीखा और पल भर में खून के पोखरे में पिघलकर पूरी तरह साफ हो गया। उसके शरीर से वायरस का नामो निशान मिट गया। ये चमत्कार देखते ही 128 नंबर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर इस दुनिया में सिर्फ मैं और ये 99 नंबर अमीर बंदा ही बचते हैं तो इसे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। इसके पास 0 कॉम्बैट पावर है, यानी ये पूरे गेम का सबसे कमजोर खिलाड़ी है। ऐसे में इसके साथ हाथ मिलाना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट और फायदेमंद सौदा है। एक रात सैकड़ों ड्रोन ज़ॉम्बीज के झुंड की तरफ उड़ने लगे जो अपने साथ दवा ले जा रहे थे। ज़ॉम्बी किंग लियू रुयान को बाहों में भरकर सोया हुआ था। तभी उसकी तेज सुनने की क्षमता ने खतरे को भांप लिया और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ।
यहाँ तक कि उसने लियू रुयान को कंबल से ढकना भी नहीं भूला। आसमान से बर्फ के साथ भारी मात्रा में दवा बरसने लगी। इस दवा के संपर्क में आते ही ज़ॉम्बीज दर्द से कराहने लगे और एक एक करके खून के गड्ढे में बदलने लगे। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने नीचे छलांग लगा दी। उसने अपनी हथेलियों से रोशनी की किरणें निकालकर ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। तभी 128 नंबर वाला प्लेयर बाकी खिलाड़ियों के साथ हमला करने आगे बढ़ा। उसने अपनी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति चलाकर ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर ऐसा पटका कि वो अपनी कलाई तक नहीं हिला पा रहा था। जैसे ही कुछ खिलाड़ी उस पर लपके, ज़ॉम्बी किंग के गले से एक भयानक दहाड़ निकली। चील कौवों की तरह इमारतों में छिपे ज़ॉम्बीज अचानक खिलाड़ियों पर टूट पड़े। 128 नंबर ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। उन चट्टानों के मलबे में ज़ॉम्बी किंग भी बाकी ज़ॉम्बीज के साथ दब गया। 128 नंबर के चेहरे पर जीत की घमंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि ये भारी चट्टानें ज़ॉम्बी किंग का कचूमर निकालने के लिए काफी थीं। लियू रुयान बालकनी में खड़ी होकर अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। तभी 128 नंबर ने चुटकी बजाई और उसके पैरों के नीचे की बालकनी पूरी तरह ढह गई। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था सीधी मौत। पर ठीक आखिरी मौके पर ज़ॉम्बी किंग मलबे से बाहर निकला और उसने लियू रुयान को गोद में लपक लिया। उसी वक्त ज़ॉम्बी किंग के हाथ से अनगिनत बारीक धागे निकले और उन्होंने 128 नंबर को चारों तरफ से जकड़ लिया। 128 नंबर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी भी शक्ति है। ज़ॉम्बी किंग ने धागे को हल्का सा खींचा और 128 नंबर का शरीर टुकड़ों में टूट गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को नहीं पता था कि 128 नंबर के शरीर के अंदर वही दवा भरी हुई थी। धागे खींचते ही वो दवा बाहर निकली और उसने ज़ॉम्बी किंग को पूरी तरह घेर लिया। लियू रुयान अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी किंग को पिघलकर खून का गड्ढा बनते देखती रह गई। वो बुरी तरह डर चुकी थी। ये जगह उसके लिए नरक बन चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन बर्फ की पतली परत टूटने से पानी में गिर गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। किसी दूसरे के प्यार पर टिकी शक्ति आखिरकार कमजोर साबित हुई। वर्ल्ड चैट पर 12 और खिलाड़ियों के नाम ग्रे हो गए। एमसी अपनी नोटबुक में एक एक करके उनके नंबर काट रहा था। जब वो 128 नंबर पर पहुंचा तो उसकी कमजोरी के आगे लिखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी बहुत कम द्रव्यमान वाली चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे ज़ॉम्बी किंग के बारीक धागे। एमसी को हमेशा जानकारी के फायदे का इस्तेमाल करके वही जंग लड़ना पसंद था जिसे वो कभी हार ही नहीं सकता। अब गेम में सिर्फ एक ही प्रतिद्वंद्वी बचा था, वांग टैंग, जिसने सेना पर कब्जा कर रखा था। वो इस खेल को खत्म करने के लिए उतावला हो रहा था। उसने वर्ल्ड चैट पर एमसी को ललकारते हुए कहा, यह खेल हमेशा बुद्धिमान लोगों के लिए रहा है। मार्क, तुम यहाँ तक आए ये अच्छी बात है, पर हर खेल में एक हारने वाला होता है। अब खुद को मार लो ताकि तुम तड़प तड़प कर मरने से बच सको। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे पास भाड़े के सैनिक हैं। वांग टैंग घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये भाड़े के सैनिक हमारी इस विशाल सेना और मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ गंदा पैसा है, पर मेरे पास मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। तुम जहां चाहे छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। लेकिन हमारे एमसी ने चैट में ही उसे मिडिल फिंगर दिखाकर अपना ठेंगा दिखा दिया। वांग टैंग की माइंड कंट्रोल की शक्ति बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आमने सामने रहकर ही कर सकता था। जब तक एमसी अपने अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित छिपा रहता, वांग टैंग की शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। लेकिन एमसी ने यह नहीं सोचा था कि वांग टैंग सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। एक के बाद एक कई मिसाइलें फ्यूचर आइलैंड पर गिरी और चारों तरफ तबाही मच गई। काफी देर बाद भी जब एमसी ऑफलाइन नहीं हुआ तो वांग टैंग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो मन ही मन बोला, मार्क, तुमने सच में कमाल का छिपने का ठिकाना बनाया है, पर अब मैं खुद आकर तुम्हें घसीट कर बाहर निकालूंगा। वांग टैंग अपने विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सीधे फ्यूचर आइलैंड की तरफ बढ़ गया। एमसी ने समुद्र में जो चट्टानों और रीफ्स की रुकावटें बनाई थीं, वे इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे कुछ भी नहीं थीं। जब वांग टैंग ने फ्यूचर आइलैंड पर कदम रखा तो पूरा टापू धुएं के गुबार से ढका हुआ था। पहाड़ समतल हो चुके थे, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और सारे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुके थे। उसने अंडरग्राउंड बंकर के खुले हुए दरवाजे को देखा और ऐसे मुस्कुराया जैसे वो जंग जीत चुका हो। उसने अपने सैनिकों को भारी हथियारों से दरवाजे को उड़ाने का हुक्म दिया। कई दौर की भारी गोलाबारी के बाद लोहे का भारी दरवाजा धमाके से उड़ गया और अंदर जाने का रास्ता साफ हो गया। तभी एमसी ने सीधे वांग टैंग को वीडियो कॉल लगाया। वांग टैंग ने बड़ी शान से कॉल उठाया और उस अंधेरी सुरंग की तरफ देखते हुए बोला, मार्क, अब दया की भीख मांगने का समय बीत चुका है। उसने अपने सैनिकों को अंदर घुसकर एमसी को घसीटकर बाहर लाने का इशारा किया, पर वीडियो में एमसी ने बिल्कुल शांत होकर अपने पीछे फैले अनंत ब्रह्मांड की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूँ? अपनी अंधी आंखें खोलो और देखो कि मैं असल में कहाँ हूँ। एमसी के इतना कहते ही फ्यूचर आइलैंड पर रखा परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, एक भयंकर महाधमाके के साथ फट पड़ा। पल भर में 100 नंबर वाले खिलाड़ी वांग टैंग का नाम चैट में हमेशा के लिए ग्रे हो गया। सिस्टम ने जीत की जबरदस्त धुन बजाई। बधाई हो, 99 नंबर प्लेयर मार्क, तुम इस गेम के अकेले विजेता हो। तुमने गेम क्लियर कर लिया है। दरअसल वांग टैंग के पास एक विशेष शक्ति वाला खिलाड़ी काम कर रहा था,
जो किसी भी फोटो से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगा सकता था। ये एक बेहद बेकार शक्ति थी, पर वांग तेंग समझ गया था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो एमसी को स्क्रीनशॉट लेकर ट्रैक करने के लिए लगातार वीडियो कॉल भेजता था, पर एमसी ने कभी कॉल नहीं उठाया। बाद में न्यू ईयर ईव पर एमसी ने जानबूझकर उसे अपनी एक फोटो भेजी थी। वांग तेंग ने मन ही मन उसे बेवकूफ समझा और खुशी खुशी उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। वो इंतजार कर रहा था कि बाकी गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, ताकि वो आखिर में आकर सब कुछ हथिया ले और एमसी को उड़ा दे। लेकिन एमसी को भला कैसे न पता होता कि वांग तेंग के पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं। वो फोटो जानबूझकर लीक की गई थी ताकि वांग तेंग को फ्यूचर आइलैंड के जाल में फंसाया जा सके। फोटो भेजने के तुरंत बाद ही एमसी फ्यूचर आइलैंड से निकल चुका था। पहले स्टेज में सबसे ज्यादा किल्स हासिल करने पर सिस्टम ने उसे इनाम में एक बार कहीं भी तुरंत टेलीपोर्ट होने की जादुई शक्ति दी थी। एमसी अपने सारे राशन और सामान के साथ सीधे अंतरिक्ष में बने एक स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गया था। हालांकि सिस्टम ने उसे पृथ्वी पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिया था, लेकिन एमसी इस इनामी शक्ति का इस्तेमाल आखिरी पल तक सही मौके के लिए बचाकर रखे हुए था।